नमस्ते, आदाब। मेरे साथ गयूर मौलाई साहब हैं ईरान से। गयूर साहब भाई, अब हम सब लोगों को थोड़ा ये फिक्र है कि मामला कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि जैसी खबर है दूसरा राउंड पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। अ, इस बार उम्मीद यह है कि इस बार चीजें फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि पहला राउंड ठीक था, काफी कुछ चीजें उसमें वो आई थी। लास्ट का जैसा बताया गया कि 21 घंटे में 18 घंटे तो सब कुछ ठीक ही चला था। लास्ट के 2-3 घंटे में जब ट्रम्प शायद उसमें इंटरफियर करने लगे जेडी वेंस के थ्रू, तब दिक्कतें आई थी। लेकिन इस बार फिर से अमेरिका आ रहा है। ये भी पता लगा है कि अमेरिका की कीननेस तो जाहिर है, सबको पता लग रहा है कितना कीन है। लेकिन शायद ईरान ने भी ये मैसेज कहीं नहीं दिया है कि वो नहीं करना चाहता है। उसका ये है कि भाई हम इन शर्तों पे करना चाहते हैं। वो देखने वाली बात होगी कि उसमें कितना कहाँ क्या है। आपके पास लेटेस्ट क्या खबर है, फिर मैं कुछ पूछता हूँ इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या खबर है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए, अपने दर्शकों को भी आदाब, जय हिंद। ईरान कभी भी जंग का पक्षधर नहीं रहा और ईरान ने कभी भी जंग की शुरुआत अपनी तरफ से नहीं की। यहाँ भी दुनिया देख रही है कि ईरान पर हमले उस वक़्त हुए जब ईरान वार्ता की मेज़ पर बैठा हुआ था। यानी एक तरफ से वार्ता का ढोंग रचाया जा रहा था, दूसरी तरफ से ईरान के खिलाफ हमले भी किए जा रहे थे। अब भी अगर खबरों पर नज़र हो हमारे दर्शकों की, तो अच्छी तरह जानेंगे कि जहाँ एक तरफ अमेरिका की तरफ से वार्ता की दुहाई दी जा रही है, किसी समझौते पर पहुँचने की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका एक बार फिर अपनी जंगी तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन साथ ही वार्ता का भी इनकार नहीं है। लेकिन वार्ता के लिए एक शर्त है और सबसे अहम शर्त वही है कि सम्मानजनक तरीके से वार्ता हो और बराबरी के दर्जे पर लाकर, बराबरी के लेवल पर लाकर वार्ता होगी। अमेरिका अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। जब ईरान की ये बातें मान ली जाएँगी कि सम्मान के साथ वार्ता होगी, आप पर कोई शर्तें नहीं थोपी जाएँगी और आपकी माँगों को माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, तो ईरान वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो ईरान कभी भी वार्ता की उस मेज़ पर नहीं जाएगा, जहाँ बराबरी ना हो, सम्मान ना हो और ईरान की जायज़ माँगों को माना ना जाए। जी, ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो मुख्य बातें पिछली बार जो 4-5 चीजें थी, उसमें जो पहला सबसे पहला जो हम लोगों को हुआ कि वो अमेरिका चाह रहा था कि आप अपने जितना भी इनरिच्ड जो आपका यूरेनियम है या न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ड्रॉप करिए, और इनरिच्ड जो यूरेनियम है वो अमेरिका को सुपुर्द कर दीजिए। कुछ इस तरह की एक उनकी थी, जिसकी वजह से मामला नहीं हुआ। दूसरा, एक बार बार अमेरिका का ये कहना था कि जो इजराइल को लेके वो क्लैरिटी नहीं थी कि इजराइल के साथ क्या होगा। इस बार शायद वो क्लैरिटी है। लेकिन जो तीसरा मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा, दूसरा, ईरान की तरफ से दो चीजें, कई चीजें थी, लेकिन सैंक्शन तो हट ही गए थे, लेकिन उनके जो एसेट फ्रोज हुए हैं, जो जो काफी बड़ा पैसा है, उसके लिए ईरान का इंसिस्टेंस था कि उसको तुरंत खत्म करिए। लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे, जो मेरे हिसाब से जो सबसे अहम है ईरान की दृष्टि से और अमेरिका की दृष्टि से, अब जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये उतना अहम नहीं था, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पे कैसे कंट्रोल होगा, कैसे खुलेगी, कैसे क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके आपके हिसाब से क्या पोजीशन ईरान की है, क्या अमेरिका की है, और इसका हल कैसे निकलेगा? गयूर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता चलूँ कि पिछली वार्ता भी जो फ़ेल हुई थी, आपने जिन पॉइंट का ज़िक्र किया, वो सब अपनी जगह पर सही, लेकिन यहीं से एक बार फिर दुनिया देख सकती है कि अमेरिका की सच्चाई क्या है, अमेरिका का किरदार और चेहरा क्या है। ईरान ने वार्ता शुरू होने से पहले भी कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर हमारी ये शर्तें मानी जाती हैं, तो हम वार्ता के लिए हाज़िर होंगे, जिसके लिए वाशिंगटन की तरफ से ओके दिया गया था कि आपके जो फंड्स सील किए गए हैं, फ्रोज़न किए गए हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा। और भी दूसरी शर्तें मानी गई, जिसके बाद वार्ता शुरू हुई, लेकिन दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने एक बार फिर पलटी मारी और अपने किए गए वादों को खत्म किया। दूसरी बात रहे आपके यूरेनियम की, कि आपने जो यूरेनियम संवर्धित किया है वो अमेरिका को दिया जाए। भाई कौन-सा कानून है जो कहता है कि ईरान अपनी संपत्ति आकर अमेरिका को दे दे? तीसरी बात रही इस्राइल की।
देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर करता चलूँ अभी तक अलबत्ता अमेरिका का रिकॉर्ड शुरू से ही यही रहा है, लेकिन अगर कोई इन पिछले 50 दिनों में भी देखे, तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि अमेरिका क्या है और ईरान क्या है। एक तरफ लगातार झूठ, प्रोपेगेंडा, मक्र, फरेब, मक्कारी है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने जो कहा है वो किया है और जो किया है उसको मर्दों की तरह आगे बढ़ कबूल भी किया है। अभी तक ईरान ने जो लेबनान सीज फायर को लेकर बात कही थी, ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सीज फायर हो रहा है और ये जो वार्ता हो रही है इसमें संघर्षरत सभी पक्ष शामिल होंगे, चाहे वो यमन हो, लेबनान का जिक्र खासतौर से किया गया। लेकिन अमेरिका और इसराइल में एक होड़ ये मची कि कहीं ना कहीं से ये संदेश जाना चाहिए, ये तासुर जाना चाहिए दुनिया के लिए कि लेबनान में जो सीज फायर हो रहा है उसमें ईरान का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। और इसके लिए माहौल भी बनाया गया, बाकायदा इसराइल की तरफ से आकर कहा गया और खुद अमेरिकी मीडिया की तरफ से और अमेरिकी लॉबी की तरफ से कहा गया कि लेबनान में जो सीज फायर हुआ है वो सीज फायर इसलिए हुआ है कि लेबनान के राष्ट्रपति और मिडिल ईस्ट के कसाई नेतन्याहू के दरमियान बातचीत हुई, तब जाकर लेबनान में सीज फायर हुआ। लेकिन अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि खुद इसराइली मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि साहब ईरान सच्चा था, ईरान सच्चा है। ये वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान सच्चा था, ईरान सच्चा है। लेबनान सीज फायर के लिए ईरान ने जो कहा है सच वही है, यानी ईरान का जोर था, ईरान का प्रेशर था और ईरान की शर्तें थी जिसकी वजह से लेबनान में सीज फायर हुआ। तो देखिए अब भी यही रहेगा, ईरान का एक मौकिफ है, ईरान का रुख अटल है कि सीज फायर होगा तो ईरान की शर्तों के साथ होगा और संपूर्ण रूप से होगा। ये नहीं होगा कि साहब आप ईरान से तो जंगबंदी कर लें कि यहां से आपको बराबर की चोट पड़ रही है, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर ईरान रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन आप वहां जाकर अपना गुस्सा लेबनान के मजलूम लोगों पर निकालेंगे। सीज फायर होगा तो पूर्ण रूप से सीज फायर होगा, वरना ईरान किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जी, अब जरा एक दो चीजें इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मतलब मैं भारत के उससे बोल रहा हूं, ऐसा जो अभी खबर आई कि 2 ऑयल टैंकर जो भारत की तरफ आ रहे थे और जिसको परमिशन थी, जिसका जो बार बार कह रहे थे, उसके वीडियोस भी आ गए, उस पे ईरान ने उसको आने नहीं दिया और ईरान ने कहा कि वापस जाओ और उस पे जो भी उनकी तरफ से रोक लगाई गई। असली मामला क्या है ये अगर आप बता सकें। देखिए असल मामला क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी। रही बात ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की, इन दोनों देशों के रिश्तों की, तो दोनों देशों के रिश्ते हजारों वर्षों पुराने हैं। जब इसराइल नाम की कोई चिड़िया भी किसी के वहमो गुमान में नहीं होती थी, उस वक्त से हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते हैं और दोनों देशों के रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं, बहुत मजबूत हैं। उसका सबूत ईरान और खुद इंडिया की तरफ से भी बार बार दिया जाता रहा है। मैं समझता हूं इंडिया में जितना जन आक्रोश अमेरिका और इसराइल के खिलाफ था शायद ही दुनिया के किसी देश में हो, और जितनी मदद और जिस तरीके से दिल के साथ हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी जनता ईरान के साथ खड़ी रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ईरान ने भी इस दोस्ती की कद्र की। हम यहाँ रहकर जमीनी हालात देख रहे हैं किस तरीके से ईरानी जनता हिंदुस्तान को दोस्त रखती है, हिंदुस्तान को पसंद करती है, हिंदुस्तानी लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है अब भी। और खुद ईरानी सरकार ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया। बीच बीच में जंग के दरमियान भी हिंदुस्तानी टैंकर्स को जाने का रास्ता दिया जाता रहा। अब ये जो मामला आया कि 2 टैंकर पर फायरिंग हुई, ये मामला बड़ा अजीब है, समझने की जरूरत है। एक रिपोर्ट जो यहाँ चल रही है वो ये है कि ईरान की तरफ से परमिशन दी गई थी। इस बात को पूरी दुनिया भी मान रही है कि ईरान ने परमिशन दी थी। दोस्ती है, खैर सुगाली का जज्बा है, भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, इसीलिए इजाजत दी गई थी। लेकिन एक रिपोर्ट ये आ रही है कि बीच में इन टैंकर्स का सिस्टम बंद हो गया था। राडार सिस्टम या नेविगेशन जो भी सिस्टम होता हो वो सिस्टम बंद था, और जिस वक्त फिर इसे ऑन किया गया तो ये अपना डायरेक्शन बदल चुके थे। कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए जब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सच्चाई खुलकर सामने आएगी। मुश्किल ये होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है बहुत मशहूर है कि जब तक सच खुलकर सामने आता है झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। जब सच की परतें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं ये बात मालूम होगी कि तंगे हुर्मुज के आसपास अमेरिका जो समुद्री डकैती कर रहा है उसका इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नकारात्मक रोल रहा है। अच्छा, अब जरा गयूर साहब, एक क्योंकि उस पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, इजराइल का अभी रुख क्या है? पिछले 5-6 दिन में इजराइल की तरफ से क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहां कहां उसने हमला किया है?
अभी ईरान पे तो शायद हमला नहीं कर रहा है। जरा इजराइल का पिछले 4-5 दिन का ब्यौरा बता दीजिए। देखिए, इज़राइल का ब्यौरा क्या बताना, कहानी वही है, मज़लूमों को मारना, कत्लेआम करना, शहरों को उजाड़ना। उसे गज़ा से फुर्सत मिलती है तो कभी सीरिया की तरफ दौड़ जाता है, कभी लेबनान की तरफ दौड़ जाता है। अभी आईडीएफ ने, इस्राइल की आतंकी सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक नक्शा जारी किया है, अगर उसे दुनिया ने देखा हो, और देखा ही होगा, जिसमें लेबनान के एक बड़े हिस्से को, एक बड़े भूभाग को इस्राइल के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी तरफ से खुद इस्राइल ने ऐलान किया है कि वह लेबनान के एक बड़े हिस्से पर अपने कम से कम 20 सैन्य चौकियां स्थापित करेगा। यानी कहा जाए तो एक तरफ ईरान से सीज फायर की बातें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्राइल की किलिंग मशीन उसी तरीके से जारी है। लेबनान में कत्लेआम के साथ साथ कहीं ना कहीं लेबनान के एक बड़े भूभाग को कब्जाने की तैयारी हो चुकी है, और इस्राइल की तरफ से एक नक्शा भी जारी कर दिया गया है जिसमें लेबनान के एक बड़े हिस्से को मकबूजा फिलिस्तीन यानी ज़ायूनी शासन के अंतर्गत दिखाया गया है। जी, अब एक चीज और, जरा एक दो चीजें मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि जैसा मेरी पिछली बार बात हुई थी, कुछ स्कूल खुल गए हैं, कुछ रिमोटली मतलब वर्चुअली क्लास चला रहे हैं। तेहरान की इस स्कूल के लेके क्या स्थिति है अभी? मतलब तेहरान नहीं, टोटल ईरान की ही बात कर ले रहे हैं। देखिए, टोटल ईरान में मैं शुरू से भी कहता रहा हूँ, और दूसरे लोग जिनसे आप लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं वो बताते रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल है, बहुत आसानी से सब कुछ चल रहा है। हाँ, वो स्कूल जिन्हें टारगेट किया गया था, जिन्हें खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया था, वहां अभी हालात उतने सही नहीं है कि पहले की तरीके से फिर क्लासेस हो सकें। वरना मैं खुद आपको बताऊं, मैं कुम में रहता हूं, यहाँ नॉर्मली क्लासेस भी हो रही हैं, और क्लासेस बंदा खुद स्कूल जा रहा है, अपनी क्लासरूम में जा रहा है, कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, हद ये है बाजार खुले हुए हैं। बल्कि इनसे भी आगे बढ़कर कहें, देखिए, एक आम जनभावना ये होती है कि जहां जंग का नाम आता है, जंग का तस्वुर होता है, तो जंग की कल्पना वही होती है, तबाही, बर्बादी, कत्लो गारतगिरी। बहरहाल ईरान में जहां जहां हमले हुए, हॉस्पिटलों को निशाना बनाया गया या स्कूलों को निशाना बनाया गया, तबाही है। लेकिन जो एक कल्पना आमतौर पर और आम जहन में आती है, उससे बिल्कुल हटकर है ईरान। और उसका मैं एक सिंपल सा सबूत ये दूंगा कि शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां अवाम अपनी सेना के समर्थन के लिए लगातार 50 रातों से सड़कों पर आती है, और रात 9 बजे से लेकर सुबह 3-3, 4-4 बजे तक ये लोग सड़कों पर रहते हैं और अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं, अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और एक आवाज में सबकी मांग यही होती है कि जब तक हम आक्रमणकारी को, अतिक्रमणकारी को और देश पर युद्ध थोपने वालों को घुटने पर न ले आए, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो जिंदगी बहुत आराम से जारी है, बल्कि कहें कि जंग से पहले के हालात में जिंदगी नॉर्मल थी, जिसे कहें कि नॉर्मल है। इंसान काम धाम करता है, उठता है, खाता पीता है, फिर जाकर अपना रेस्ट करता है, फिर अगले दिन से यही दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ जंग के दिनों में थोड़ा सा आलम बदला है। आलम ये बदला है, चेंजिंग ये आई है कि अब इंसान अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ, दिनचर्या के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा दिन का देश के लिए भी निकाल कर रख रहा है कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें सड़कों पर रहकर, चौराहों पर रहकर अपने देश का समर्थन करना है, सेना का मनोबल बढ़ाना है और अपनी सरकार के साथ एकजुटता जाहिर करनी है। जी, मैं अब एक आखिरी प्रश्न पूछ के इसको खत्म करेंगे। जो सुप्रीम लीडर खमनाई साहब, जो नए सुप्रीम लीडर हुए हैं, उनका अभी तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है कहीं। तो उनकी दो चीजें हैं। ये कहा जा रहा था कि जिस दिन हमला हुआ था, जिसमें सीनियर खमनाई साहब की शहादत हुई थी, उस दिन शायद उनको भी कुछ चोट आई थी। इसके बारे में कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो उनकी तबीयत कैसी है, और क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होंगे या सामने आएंगे, कुछ इस तरह की बात आपके ख्याल में? देखिए, मैं एक बात फिर क्लियर करूं, यहाँ हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो ले दे के दो तरीके से हो सकता है। एक तो ईरानी मीडिया बात करेगा सुप्रीम लीडर के बारे में, या वो मीडिया बात करेगा जो इसराइल और अमेरिका से वाबस्ता है।
जब हम इन दो बातों को मान लेंगे तो हमें फिर उस बात की तरफ चलना पड़ेगा कि एक तरफ वेस्टर्न मीडिया है जिसकी रिपोर्टिंग, जिसकी खबरें और जिसकी बातें पिछले 50 दिनों में, कम से कम 50 दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि झूठ पर झूठ है, मक्र पर मक्र है, फरेब पर फरेब है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया है और ईरान के वो लोग हैं जो सुप्रीम लीडर और कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर के साथ रहने वाले या उनके कहा जाए ईरानी सैन्य अफसरों से टच में है, कांटेक्ट में है, राब्ते में है। या दूसरी तरफ वो मीडिया जो पहले भी सुप्रीम लीडर से रिलेटेड खबरें देता रहा था। तो फैसला आसान हो जाता है कि इंसान किस बात पर यकीन करे, या तो उस बात पर यकीन करे जो ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, अमेरिका और इसराइल के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, या उस मीडिया पर भरोसा करें जो ईरान की सही खबरें, सच्ची खबरें हमें पहले भी देता रहा है, अब भी देता रहा है। वेस्टर्न मीडिया में आगाए मुश्तबा खामनाई, नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई को लेकर जो बातें चल रही हैं उसे हमारा मीडिया भी बहुत धड़ल्ले से दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खुद यहाँ ईरानी अवाम जब रातों को इज्तिमा में जो ये लाखों का हुजूम शहर के चौराहों पर, सड़कों पर आता है, कहा जाए फेस्टिवल का सा समा होता है, वहां की मैं आपको आंखों देखी बताऊं, जब पब्लिक ने सवाल किया स्टेज पर मौजूद एक सीनियर और ईरान के एक मारूफ और विख्यात चेहरे से कि साहब हमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के बारे में खबर बताइए, जो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पश्चिमी मीडिया का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि मैं अपने सोर्सेस के मुताबिक और विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक आपको खबर दे रहा हूं कि सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से ठीक हैं और हालात पर नजर भी रखे हुए हैं, जंग के एक एक मूवमेंट पर उनकी निगाहें हैं और वही हमें लीड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक इंसान, एक तरफ उसके सामने पश्चिमी मीडिया हो जो झूठ की दलदल में गर्दन तक धंसा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान हो जिसने अभी तक जंगी हालात में भी कोई झूठ नहीं बोला है, तो भरोसा इंसान ईरानी मीडिया और ईरानी सोर्सेस पर करेगा, पश्चिमी मीडिया पर नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गयूर साहब बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शांति की बात, जो परमानेंट शांति होगी, लॉन्ग टर्म हो। हालांकि अभी भी दुनिया के बहुत से लोगों का अमेरिका के में जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक इस शांति को लेके एक मन में प्रश्न चिन्ह है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद ये लॉन्ग लास्टिंग शांति हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।